नमस्कार दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय के पेपर कोड SOC 401 में समाजशास्त्र के उद्भव को जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। चूँकि इसकी उत्पत्ति यूरोप के फ्रांस देश में हुआ था, इसलिए इसे सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस, जिसका शाब्दिक अर्थ है समाज। सोशियस का अर्थ होता है समाज, लोगस का अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान। सोशियस लैटिन भाषा से लिया गया है, लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसके एक राइटर हैं J.S. मिल ने कहा है कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। क्योंकि ग्रीक और लैटिन भाषा का प्रयोग किया गया है, इसलिए उन्होंने यहाँ ये दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान समाजशास्त्र को कहा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1838 ईस्वी में हुआ था, जिसके जन्मदाता अगस्त काम्टे थे। इन्होंने समाजशास्त्र शब्द 1838 में दिया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने सोशल फिजिक्स नाम दिया था। सोशल फिजिक्स एक बेल्जियम के दार्शनिक थे क्वेटलेट। उन्होंने अपनी सांख्यिकी में सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग कर लिया था, इसलिए अगस्त काम्टे ने इसको हटा के 1838 में समाजशास्त्र नाम से सोशियोलॉजी को हो गया, और सोशियोलॉजी यहाँ से उत्पत्ति हुई 1838 में। काम्टे का कहना था कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। अब शब्द आता है कि क्या 1838 से पूर्व समाज का कोई अध्ययन नहीं होता था? क्या होता था, लेकिन संपूर्णता के रूप में नहीं, बल्कि राजनीति शास्त्र में समाज के राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता था, अर्थशास्त्र में समाज के आर्थिक पक्षों का अध्ययन किया जाता था, दर्शन शास्त्र में समाज के धार्मिक पक्षों का अध्ययन किया जाता था। इसके संदर्भ में रॉबर्ट बी स्टीड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है, किंतु इसका अतीत अति प्राचीन है। इनका कहने का मतलब था कि जो समाजशास्त्र है, अगर विषय के रूप में देखा जाए तो विषय के रूप में ये 1838 ईस्वी में उभर के सामने आया, लेकिन जो इसका इतिहास है बहुत ही प्राचीन है। क्योंकि समाज शब्द का प्रयोग अति प्राचीन काल से ही होते आया है, जिसमें बहुत सारे दार्शनिकों ने समाज का समस्याओं का अध्ययन किया है। अब देखते हैं कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। किसी युग की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां तथा तात्कालिक विचारों में सदैव संबंध हुआ करता है। यूरोप के पारंपरिक स्वरूप में भूमि उत्पादन का प्रमुख साधन था। जैसे इंडिया में इस टाइम कृषि पे बहुत लोग डिपेंड रहते हैं, ऐसे ही यूरोप में भी जो उनके आर्थिक साधन थे वो कृषि था, जो भूमि का उनका आर्थिक साधन माना जाता था। उस समय यूरोप दो वर्गों में बटा हुआ था, सामंत जिनके भूमि का मालिक कहा जाता है, और किसान जो भूमि का उत्पादन करता था। जो भूमि पे जो भी चीज़ें उत्पादन करता था वो सामंतों को दे देता, और सामंत आगे तक पहुंचाने का कार्य करते थे। यूरोपीय समाज में धर्म केंद्रीय रूप में था, क्योंकि जो यूरोपीय समाज था उस समय जो धर्म था उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था, इसलिए धर्म केंद्र के रूप में था। और धर्म का व्याख्याता पादरी धर्मगुरु कहा जाता था, जो वहाँ की जनता की नैतिकता एवं अनैतिकता का निर्धारण करते थे कि नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है, ये पादरी धर्मगुरु ही बताते थे। उद्भव में सबसे कारण रहा पुनर्जागरण का, जिसका रेनेसा के नाम से हम जानते हैं। जो वाणिज्यिक क्रांति हुई वो 1450 से लेके 1800 तक की। ये 1800
तक की हुई, जिसमें हम वाणिज्यिक क्रांति में व्यापार को लेके वो क्रांतियाँ हुई, उसके बाद से आया जिसमें वास्को डी गामा, कोलंबस आते हैं। और ये वैज्ञानिक क्रांति जिसमें यंत्रों का विकास हुआ, औद्योगिकीकरण होने लगे, फैक्ट्रियाँ बनने लगी, इसमें ये विकास हुआ जो उद्भव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। पुनर्जागरण ने समाज में परिवर्तन की शुरुआत किया। जो पुनर्जागरण का काल था उसमें परिवर्तन का शुरुआत हो गया। इस युग में कला, साहित्य, संगीत, मूर्तिकला इत्यादि विषयों को नया जीवन मिला। यूरोपीय इतिहास में परिवर्तन का यह युग प्रबोधन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दार्शनिकों के द्वारा चिंतन की प्रक्रिया में केवल तर्क को तरजीह दिया गया था। जो ये प्रबोधन का युग रहा, जिसको हम इनलाइटमेंट के नाम से, पीरियड के नाम से जानते हैं, इसमें दार्शनिकों का जो चिंतन की प्रक्रिया थी केवल तर्क को तरजीह दिया गया था। प्रबोधन युग में सामंतवादी यूरोप में परंपरागत चिंतन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। इसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय समाज के चिंतन की प्रक्रिया तार्किक हो गई। सारे लोग जीवन के प्रत्येक पहलू पर तर्क करने लगे, जिसकी वजह से इस तर्क को पहुंचने के लिए, सत्य की खोज में वो तर्क तक पहुंचने के लिए ये प्रबोधन युग के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं फ्रांस की क्रांति। समाजशास्त्र के उद्भव में सबसे ज़्यादा फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति का प्रभाव रहा। इसमें फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, जिसको हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य वर्ग के द्वारा सामंतवाद के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया विश्व इतिहास के पटल पर, उसे हम फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता एवं समता के लिए मानव संघर्ष के इतिहास को मोड़ देने वाली घटना सिद्ध हुई। फ्रांस की क्रांति ने सामंती व्यवस्था का समाप्त कर नई व्यवस्था का सूत्रपात किया। अब हम देखते हैं फ्रांसीसी समाज का राजनीतिक पहलू, फ्रांसीसी समाज के आर्थिक पहलू, फ्रांस में बौद्धिक विकास कैसे हुआ। राजनीतिक पहलू, फ्रांस की राजनीतिक पहलू में उस टाइम फ्रांस में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, जिसमें शासनकाल राजा का हुआ करता था। बोर्बन वंश का शासक था। राजा को शासन करने का दैवीय अधिकार प्राप्त था। उस टाइम जो पोप थे वो ईश्वर, चूँकि वहाँ दैवी प्रणाली अपनाई जाती थी कि जो राजा हैं जो शासन करने के लिए वो ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं कि आम जनता पर वो शासन कर सके, इसलिए वहाँ दैवी अधिकार प्राप्त की बात कही गई है। फ्रांसीसी समाज का आर्थिक पहलू देखते हैं। फ्रांसीसी समाज की आर्थिक पहलू, आर्थिक जीवन में भारी उथल पुथल होने लगी। आर्थिक असमानताएं बढ़ने से समाज के उच्च और आर्थिक वर्गों के बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई, क्योंकि उस टाइम जो बोर्बन वंश के शासक थे, जिसको लुईस 14वां, लुई 15वां और लुई 16वां के नाम से जाना जाता है, लुईस 14वां के शासनकाल में अनेक युद्ध होने से वहाँ की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, क्योंकि उसमें अधिक से अधिक धन व्यय हो गया। लुईस 16वां के जब शासनकाल आया तो उनकी पत्नी अंतोनेट ने एक स्टेटमेंट दिया, क्योंकि वो फिजूल खर्ची के लिए जानी जाती थी। जब महल के बाहर फ्रांस की भूखी जनता खाना मांगने आई तो महारानी ने कहा, यदि तुम्हारे पास ब्रेड रोटी नहीं है तो तुम केक खा लो, जिससे वहाँ के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया और ये चीज़ें वहाँ के इस शासन को खत्म करने के लिए सहायक सिद्ध हुई। फ्रांस में बौद्धिक विकास, फ्रांस में तर्कवाद एवं बौद्धिक बुद्धिवाद के युग के प्रवेश किया। फ्रांस में दार्शनिकों का मानना था कि सत्य को तर्क के द्वारा ही प्रमाणित किया जा सकता है। इन दार्शनिकों का प्रभाव फ्रांस की जनता पर पड़ा। फ्रांस की जनता तर्क एवं बुद्धि के आधार पर सत्य तक पहुंचने के लिए उत्सुक हो गई। मॉन्टेस्क्यू एक दार्शनिक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में कहा था कि
जो शक्तियों का केंद्रीकरण है वो पृथक होना चाहिए। जो शक्तियाँ का एक ही में एक स्थान पे जो केंद्रीकरण है उसमें शक्तियों के पृथक्करण की बात कही थी, क्योंकि उस टाइम जो था वो सारी शक्तियाँ राजा में निहित थी, जिसको दार्शनिकों ने कहा कि प्रशासनिक शक्ति, विधायकी शक्ति, न्यायिक शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित होगी तो वह निश्चित तौर पे निरंकुश शासन के रूप में अपना शासन करेगा। इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने अधिकारों के पृथक्करण की बात कही। अब हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति 1760 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति कपास तथा खनन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। सर्वप्रथम ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ, फिर आसपास के देशों तथा पूरे यूरोपीय देशों में पहुंच गया। औद्योगिक क्रांति शब्द सर्वप्रथम अर्नाल्ड टॉयनेबे के द्वारा प्रयोग किया गया। औद्योगिक क्रांति में हस्तनिर्मित उद्योगों को नष्ट कर दिया गया और यंत्र निर्मित उद्योगों को फलने फूलने दिया। इसी कारण वहाँ प्रचंड बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। पूरा यूरोप समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। समाज में धर्म के प्रभाव में कमी आ रही थी। विज्ञान का प्रभाव समाज में बढ़ रहा था। फलतः वैज्ञानिक आधारों पर समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजशास्त्र विषय के उद्भव में इन घटनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। फिर समाजशास्त्र का उत्पत्ति हो गया और आज हम 1838 से ही समाजशास्त्र के नाम से परिचित हैं। धन्यवाद।